हमारे लिए आज गर्व की बात है कि हमारे बीच ब्रिगेडियर महाजन जी मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनको निमंत्रित करूं अपना उद्बोधन शुरू करने के लिए, मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। वो पुणे से हैं और सावरकर स्मारक संगठन से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट उनके वो सक्रिय मेंबर हैं। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी 1973 में आईएमए देहरादून में शामिल हुए और 15 जून 1975 को एक कमीशन अधिकारी के रूप में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल की। आप सभी को बता दूं कि मैं भी इसी रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और मैं 9 मराठा में कमीशन हुआ था। ब्रिगेडियर साहब 7 मराठा में कमीशन हुए थे। और भी कई सारी समानताएं हैं उनके और हमारे बीच में। उन्होंने वही ब्रिगेड कमांड करी थी और मैंने भी एक ही वही ब्रिगेड कमांड करी थी, जो कि एक अत्यंत ही खतरनाक आतंकवादी इलाके की ब्रिगेड थी, जम्मू और कश्मीर में। उस ब्रिगेड की कमान आज भी एक चैलेंज है एक भारतीय सेना के अधिकारी के लिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनकी जो युद्ध से रिलेटेड जानकारी है वो कितनी अच्छी होगी। उन्होंने ऑपरेशन रक्षण में भीषण उग्रवाद के समय पुंछ और राजौरी के सबसे कठिन क्षेत्रों में अपनी बटालियन की कमान संभाली थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों को रोकने के लिए उनकी यूनिट जिम्मेदार थी। उनकी यूनिट को इस दौरान प्रशस्ति पत्र दिया गया राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष द्वारा। उनको खुद वीरता के लिए युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया और उनके पलटन या उनके बटालियन के 18 बहादुर जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया, जिससे कि आप समझ सकते हैं उनके लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में। वो ऑपरेशन पराक्रम के दौरान स्टाफ में थे और उन्होंने पूरी सेना का जो लॉजिस्टिक्स होता है, परिचालन होता है, उसका देखभाल किया दिल्ली से रह करके। और फिर उन्होंने ब्रिगेड कमांड करी कृष्णा घाटी में। जिन लोगों को कृष्णा घाटी ब्रिगेड के बारे में ना पता हो, वो इस प्रोग्राम के बाद जा करके गूगल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो कितनी ही चैलेंजिंग ब्रिगेड है कमांड करना एक ऑफिसर के लिए, और उन्होंने उसको क्या बखूबी कमांड किया। उनकी कमांड के दौरान इनके नीचे 2 बीएसएफ बटालियन होती थी। एक बीएसएफ बटालियन को पूरे इंडिया में बेस्ट बीएसएफ बटालियन का खिताब मिला। एक आर्मी ऑफिसर होते हुए उन्होंने एक बीएसएफ बटालियन की नेतृत्व में उसको एक ऊंचे दर्जे पर लेकर गए। और उनकी एक और बटालियन उसकी ब्रिगेड की इंडियन आर्मी की, उनको भी सेना अध्यक्ष से सम्मानित किया। सेना अध्यक्ष ने अपनी साइटेशन से सम्मानित किया। उन्होंने फरवरी 2006 में आर्मी वॉर कॉलेज में हायर कमांड, जो कि एक युद्ध प्रणाली की शिक्षा के बारे में सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है, उसमें एक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक के रूप में ज्वाइन किया और 3 साल तक लगातार वो इसमें कार्यरत रहे और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सेना से निवृत्त होने के बाद भी वो आज तक जुड़े हुए हैं एक स्कॉलरली वर्क में, एकेडमिक वर्क में। उन्होंने अभी तक 13 किताबें लिख चुके हैं, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में। उनकी किताबें हैं कश्मीर पर, उनकी किताबें हैं पाकिस्तान पर, उनकी किताबें हैं चाइना पर, उनकी किताबें हैं बांग्लादेश पर। अगर मैं उनकी किताबों की लिस्ट गिनवाना शुरू कर दूं तो मुझे काफी समय लगेगा, इसलिए इतना ही बताऊंगा कि हर किताब अपने आप में एक कहानी बोलती है। जिसको भी लगता है कि उनकी किताबों को पढ़ना चाहें तो उनकी जो YouTube चैनल है उससे भी आप इसका डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 4000 लेख लिख चुके हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसके अलावा तकरीबन पुणे में जितने टीवी चैनल्स हैं सब पर आप उनको देख सकते हैं। हर अखबार में उनका जो है साप्ताहिक लेख छपता है। हाल ही में उन्होंने मेरा भी एक इंटरव्यू लिया था, जो कि अगले दिन अखबारों में छप गया, पूरे महाराष्ट्र के अखबारों में। वो मेरी वजह से नहीं, शायद इनकी जो ख्याति है पुणे में उसकी वजह से छपा।
तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ब्रिगेडियर महाजन जी। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सावरकर जी के बारे में कुछ शब्द बोलें और हम सबको ज्ञान दें। ओवर टू यू सर, ब्रिगेडियर महाजन। धन्यवाद जनरल दुष्यंत सिंह, आपने मेरी बहुत ही डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दी और मुझे फिर लगा कि मैं भी एक महान व्यक्ति हूं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यही इंट्रोडक्शन जो आपने मुझे अभी दी है, कभी समय मिले तो मेरे बीबी के सामने आके जरूर दे देना, उसको पता लगे कि उसने एक महान व्यक्ति के साथ शादी की हुई है, क्योंकि वो नहीं सोचती कि मैं इतना महान हूँ जितना आपने मुझे बताया। मैं मेरे पुराने सीनियर जनरल चतुर्वेदी को भी देख रहा हूँ। जनरल चतुर्वेदी, जय हिंद। बहुत सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं शुरुआत में इतना ही बोलना चाहूँगा कि सावरकर विचार मंच जो लखनऊ स्थित है उत्तर प्रदेश का, मैं उनका आभारी हूँ कि आज आपने इस दिन के समय मुझे बुलाया और सबके सामने मेरे विचार रखने के लिए बोला। मेरे पहले इतने वक्ताओं ने सावरकर के बारे में बोला हुआ है कि अभी क्या बचा हुआ है। मेरा जो फोकस है वो स्वतंत्र वीर सावरकर और देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी, इसके ऊपर ही केंद्रित करना चाहूँगा। और मुझे जो समय दिया गया हुआ है इसमें मैं बस इस विषय के ऊपर बातचीत करूँगा। और जो मेरा कुछ सीक्वेंस होगा उसमें मैं ये बताऊँगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब स्वतंत्र वीर सावरकर ने जो मिलिट्राइजेशन ऑफ अपना देश है उसके बारे में क्या कहा। उसके बाद जब देश आज़ाद होने वाला था, जब एक समय लग रहा था कि असम अपने हाथ से चला जाएगा, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हो रही थी, उस समय उनके विचार क्या थे, उन्होंने क्या किया था। जब वो काला पानी की शिक्षा के लिए अंडमान चले गए थे और उसके अभी कुछ मतलब 2 मई को उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। और तभी जब उनको पूछा गया कि आप 10 साल या 11 साल वहाँ पे रहे कैसे, तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे रहा ही नहीं हूँ, मेरी केवल बॉडी वहाँ पे थी, मेरा जो दिल था वो बोल रहा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ये हमारी एक समुद्र के अंदर हमारे मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर एक सी फोर्ट्रेसेस, समुद्री किलों की एक लाइन है जहाँ पे भारत का रक्षण किया जा सकता है। और उसके बारे में तो मैं मेरे आगे वाले इसमें भी बात करूंगा कि ये सी फोर्ट्रेसेस कैसे है, अंडमान का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि मैं वहाँ पे 1 साल मैंने पलटन वहाँ पे कमांड की हुई है, हर एक आइलैंड के ऊपर मैं गया हूँ, तो मैं उस पर बात करूंगा। इसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी 1952-53 के बाद, जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा किया, तो उसके बाद वो क्या बोलते थे, उन्होंने किस प्रकार से उसको कवर किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। उनके देश की फॉरेन पॉलिसी या परराष्ट्र धोरण के बारे में बहुत ही नेक विचार थे कि नेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो मतलब क्या था, थोड़े बात करूंगा। देश की संरक्षण पॉलिसी जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके पर उनकी बात थी। यानी कि वो एक इतने ऑलराउंडर पर्सनैलिटी थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, मिलिट्री लीडर थे, पोएट थे, लेखक थे, विचारवंत थे। और उससे ज्यादा विचार करना एक बात हो गई, लेकिन अगर कोई अच्छा विचार है, अगर आप उसकी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो उस विचार का कोई फायदा नहीं है। आज हमारी देश की जरूरत है, यहाँ पे विचारवंत बहुत है, लेकिन देश में एक पैरालिसिस हो गया है ओवर एनालिसिस से। तो आज देश को उस लोगों की जरूरत है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करे, जिससे जो देश की जो ताकत है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से सबसे, मैं जब मेरा स्पीच एंड करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर, अभी वो 1967 में उनका डेथ हो गया था, आज इतने साल हो गए हैं, तो उनके जो विचार, जिसके बारे में जनरल चतुर्वेदी जी बोला है, जनरल दुष्यंत बोल रहे थे, इसके पहले किरण मिश्रा मैडम बात कर रही थी, उसके पहले दुबे जी ने बात की हुई है। आज इसका रेलेवेंस क्या है, क्या इस विचारों को आज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, इन विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि वो अच्छे थे, बहुत एक महामानव थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज उसकी रेलेवेंस क्या है, क्योंकि आज जो चैलेंजेस है नेशनल सिक्योरिटी की वो बदली हो रही है, देश के दुश्मन बदली हो रहे हैं, लड़ने का तरीका बदली हो रहा है,
युद्ध भूमि बदली हो रही है, युद्ध हमारे घर में घुसा है, हमारे मोबाइल में घुसा हुआ है, जिसमें हम सब सोल्जर्स हैं। तो ये सब जो चीजें जिसके बारे में उन्होंने बात इतने 100 साल पहले की थी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। और स्वतंत्र वीर सावरकर का एक पहले ओपनिंग सेंटेंस होता था कि जो मैं आज बोल रहा हूं, इसे समझने के लिए देश को 50 साल लगते हैं। और क्योंकि वो इतने भविष्य की बात करते थे कि लोग सोचते थे कि क्या ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन बहुत ही आगे सोच विचार करने वाले एक व्यक्तिमत्व थे। उन्होंने एक बार बोला था कि मैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल अदर एनिमीज, आई एम अफ्रेड ऑफ इंडियंस, जो देश के अंदर रह के अपने देश के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। यानी कि देश के जो अंदर के शत्रु है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छा जानते हैं, उससे सबसे ज्यादा डर स्वतंत्र वीर सावरकर का था। तो थोड़ी सी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, इसीलिए कि मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कि मैं देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने बोला कि हमारे जो देश के नौजवान हैं उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में शामिल होना चाहिए। 42 की बात है, 44 तक की लड़ाई ये चल रही थी। तो लोग सोच रहे थे अरे आप क्या बात कर रहे हो, ब्रिटिश आपका नंबर 1 एनिमी है और एनिमी की फौज में आप शामिल होंगे। तो नहीं, सावरकर बोल रहे थे कि ये कितने दिन हमारे एनिमी रहने वाले, कुछ समय है जब हमारा देश आजाद होने वाला है। सैनिकों की अपने ट्रेनिंग करने में समय लगता है, युद्ध का जो अनुभव है ये हासिल करने में अनुभव लगता है। पहले दिनों की याद करो, जो कोई क्रांतिवीर होते थे, क्रांतिवीर के पास अगर एक पिस्तौल मिले तो उन्हें फांसी पर लटकाया जाता था। और अभी ब्रिटिश का एक ऐसे समय आ गया है कि जो वो बोल रहे हैं आप राइफल को इस्तेमाल करो, गन को इस्तेमाल करो, एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ाओ, वॉरशिप्स के अंदर जाओ, तोप खाने का इस्तेमाल करो। तो उनका कहना था ये जो युद्ध शस्त्र है इसका उपयोग ये सीख जाओ, ताकि जब देश को मौका मिलेगा आप इसका सही इस्तेमाल जरूर कर पाओगे। 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, 47 में देश इंडिपेंडेंट हो गया और 47 के अक्टूबर में देश की पहली लड़ाई शुरू हो गई कश्मीर के ऊपर, जो 1 साल चली। और यही सब सोल्जर्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, यही सब सेनानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, कि इन्होंने हमारी देश का नेतृत्व किया। और आपको शायद पता होना चाहिए, जो 47 की लड़ाई 1 साल चली, पहले 3-4 महीना ब्रिटिश सेनानी अपने हमारे सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे, तब ये कुछ नहीं कर रहे थे। जब हमारे देश के सेनानी यानी कि जनरल थिमैया है, जनरल करियप्पा है, जब इन्होंने कमांड संभाली, इसके बाद जो कश्मीर की असली लड़ाई है वो शुरू हो गई। जनरल थिमैया ने लद्दाख को किस प्रकार से बचाया, श्रीनगर किस प्रकार से बच गया, कश्मीर हमारे देश में किस प्रकार से शामिल हो गया, ये एक अपने आप में अलग ही विषय है। लेकिन इतना समझना इम्पोर्टेंट है कि सावरकर ने जो बोला कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, युद्ध का अनुभव होना चाहिए, तुरंत उसका एग्जाम्पल मिल गया आपको 47 के अंदर, कि जब हमने ये लड़ाई जीती, कश्मीर हमारे साथ रहा। और जब ये इसी समय उन्होंने बहुत सारे विधान किए थे। अगर आप बोलेंगे कि आजकल मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में शस्त्र बनाए जाए, हमारे वेपन्स बाहर से आनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के सबसे पहले प्रोपोनेंट थे स्वतंत्र वीर सावरकर। उन्होंने 42nd वर्ल्ड वॉर के टाइम में बोला कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इन्होंने अभी ये प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए, तोहफों का, रनगाड़ों का, विमानों का, शस्त्रों का, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन लाइन है ये तैयार करने में, ये स्किल सीखने में, ये डिजाइन को मास्टर करने में समय लगता है। और ये जो डिफेंस इंडस्ट्री जो हमारी है, इसने टेक ऑफ करना चाहिए। और ये कुछ प्रमाण में जो देश में शस्त्र बनने शुरू हो गए वो इस समय शुरू हो गए। इसके सिवाय वो बोल रहे थे कि मोटिवेशन, यानी कि आज लड़ाई का ट्रेनिंग देना एक बात हो गई, लेकिन लड़ाई लड़ना, इसकी इच्छा शक्ति होना, ये एक और बात है। इसके ऊपर उनके बहुत सारे पोएम्स है, पोएट्रीज है। ने मजसी ने परत मात्र भूमिला, अगर मैं ये बोलना करूंगा तो एक वीर रस नाम का एक रस है। अगर ये रस, अगर आप ये उनके गाने, उनके ये पोएम सुनना शुरू करोगे तो आपका खून जो है वो बॉईल होना शुरू होता है और आप लड़ना चाहते हो। तो वो वीर रस या जो इसकी जो स्टोरीज है, इसके ऊपर उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं,
तो उन्होंने बोला कि हमारी स्कूल्स है, हमारी कॉलेजेस है, वहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे हर जो इंडियन है इसने एक सोल्जर बनने की जरूरत है। जब हम आज चाइनीज वायरस की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग गलती से उसको कोरोना बोलते हैं, कोई कोविड-19 बोलने की भी गलती कर लेता है, लेकिन इस कोरोना वायरस की लड़ाई में, इस चाइनीज वायरस की लड़ाई में हम सब सोल्जर्स हैं। अगर हम हमारा काम सही नहीं करते हैं तो केवल मतलब टीवी पे बोला जाता है करना क्या चाहिए, लेकिन अमल बजावनी या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और फिर हमारे यहाँ पे चाइनीज वायरस की पहली वेव आ जाती है, दूसरी वेव आ जाती है, और उसके बाद बोला जाता है कि शायद तीसरी वेव भी आ जाएगी। तो ये जो मेक इन इंडिया जो है, इसके बारे में उनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय उन्होंने युद्ध शास्त्र इस विषय के ऊपर काफी किताबें लिखी, और उसमें एक किताब को मैं अगर उनकी किताबों का बातचीत करना चाहेंगे तो आज 40 से ज्यादा उनकी किताबें जो है वो स्वतंत्र वीर राष्ट्रीय स्मारक ने अपने वेबसाइट पे डाली हुई है। ये फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो अगर आपको जिसको ये किताबें पढ़नी है, फ्रीली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं केवल दो उनके विषय के ऊपर ही बात करूंगा। एक तो है 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने 2 साल 2.5 साल उसके ऊपर रिसर्च करके ये किताब लिखी। ब्रिटिश सरकार ने उसको बैन कर दिया, क्योंकि वो इतना डरते थे कि वो उसको बैन कर दिया। इसकी इंग्लिश कॉपी पहले पब्लिश हो गई, फिर उसकी इंग्लिश कॉपी का मराठी में ट्रांसलेशन हो गया। जब जब ब्रिटिश सरकार ने उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी, 2 बार उनको, वो यानी कि 50 साल की उनकी कारावास की सजा थी। तो उसके ऊपर उनका विधान था कि क्या 50 साल आप इस देश के ऊपर राज्य करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके सिवाय जब उनको काला पानी भेजा गया, तो काला पानी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। काला पानी वो गए, उनको वहां पे किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुए वो तो बात हो गई है, लेकिन वो एक पहले सेनानी थे जब उन्होंने बोला कि ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमारे देश से 1200 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर है। अंडमान निकोबार आइलैंड में मैं रहा हूं, तो वहां पे उस समय जो बातचीत चलती थी कि ओ माय गॉड, यहाँ पे 750 आइलैंड्स है, जिसमें से सिर्फ 28 आइलैंड के ऊपर ही लोग रहते हैं, बाकी के आइलैंड के ऊपर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे एक देश के अंदर एक डिफिटिस्ट एटीट्यूड है, किसी भी चीज के तरफ हम एक प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से नहीं देखते। स्वतंत्र वीर सावरकर ने बोला था ये सी लाइन ऑफ फोर्ट्रेसेस है। आज इंडियन नेवी के किसी अफसर को अगर आप बुलाएंगे तो वो बोलेगा आपको कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है, जो बे ऑफ बंगाल में, जो अरेबियन सी में, जो इंडियन ओशन में, जो इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करता है। जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वो आपको 4 अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स देता है, जिसको चीन या कोई भी दुश्मन नहीं डुबा सकता। पहला आपका एयरपोर्ट है जिसका नाम है डिगलीपुर, नॉर्थ अंडमान में है। आप चाइना की पूरी फ्रंट को वहां से कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर तो आप सभी जानते हैं, वहां से आपके फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो सकते हैं। अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 3 है कार निकोबार के अंदर, वहां पर हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट स्थित है। और चौथा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है कैंपल बे, या साउथ निकोबार आइलैंड का जो लास्ट स्टोक है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर है। वहां पर आप पूरा जो मलक्का स्ट्रेट है, पूरा जो साउथ चाइना समुंदर है, उसे कवर कर सकते हैं। आप वहां से इंडियन ओशन को भी कवर कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर हम हमारे ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे देखें, तो वहां पे जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स वगैरह जो है, उसके बारे में कभी और मौका मिले तो हम बात करेंगे। तो ये एक सी फोर्ट्रेसेस की लाइन है जिसको देखते हुए हम हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। और किस प्रकार से करते हैं, आज ये रेलेवेंट हो रहा है। अगर हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम या अंडमान निकोबार आइलैंड्स आज हमारा एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना है। वहां पे आर्मी की एक ब्रिगेड है, वहां पे नौदल तो है ही, वहां पे एयरफोर्स के मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। और जरूरत पड़े तो जो मलक्का स्ट्रेट है, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में जो एक चोक पॉइंट है, वहां से चाइना का 80 से 85% ट्रेड वहां से जाता है, उसे हम रोक सकते हैं।
इस प्रकार का विचार करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने इसके बारे में इतना पहले समय ये सोचा है। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करना शुरू करें तो और काफी समय निकल जाएगा। समय की कमी के कारण मैं अगले मुद्दे पे आ जाता हूं, वो है टू नेशन थियरी या देश का टूटना, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग होना। और उसी समय 42-43 के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया ट्विन नेशन थियरी का, तभी एक इस प्रकार से फैसला हो गया था कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान में जाना चाहिए, जहां पे हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान में आना चाहिए। लेकिन उस समय एक बहुत ही बड़ा देशद्रोही कार्रवाई शुरू हो गई थी जो 20 साल 25 साल के पहले शुरू हो गई थी, यानी कि बांग्लादेशाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम नॉर्थ ईस्ट में जो कौन कौन से प्रांत है आपको पता है, असम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। तो वहां पे इसलिए कि स्पार्स पॉपुलेशन है, बिल्कुल मेथोडिकली वहां पे बांग्लादेशीज को वहां पे भेजने की कोशिश शुरू हो गई, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जिसके बारे में स्वतंत्र वीर सावरकर ने बताया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए, गांधी जी के पास गए कि भैया ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेजोरिटी हो जाएगी तो ये हिस्सा हो जाएगा पाकिस्तान का, उस समय का ईस्ट पाकिस्तान या अभी का जो जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं। लेकिन उस समय की लीडरशिप इस प्रकार की थी, वो उसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए ये नहीं थी। उन्होंने बोला नहीं 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 कुछ नहीं जी होता है वगैरह। और उस समय की लीडरशिप ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इंडिया को या असम को अपना ईस्ट पाकिस्तान को देने के लिए। लेकिन उस सावरकर जो थे उन्होंने वहां उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे नॉर्थ ईस्ट के या असम के, उस समय असम नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ दो ही प्रांत होते थे, एक तो था असम और एक था त्रिपुरा। बाकी सभी के जो छोटे जो प्रदेश है वो पूरे असम के हिस्सा थे उस समय के समय। तो वहां पे जो उसके मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई को जो स्वतंत्र वीर सावरकर बोल रहे थे ये चीज समझ में आई थी। उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे विष्णु कुमार मेधी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ये होने नहीं देंगे। नेहरू और गांधी जी तैयार थे, लेकिन बोरदोलोई ने बिल्कुल उस पे ऊपर अपना टांग अड़ा के रखी कि नहीं हम नहीं करने देंगे। और आज अगर नॉर्थ ईस्ट आज हमारे देश में है, असम हमारे देश में है, तो उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय हमने देना चाहिए स्वतंत्र वीर सावरकर को, क्योंकि उन्होंने जन जागृति की। खैर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो गोपीनाथ बोरदोलोई ने की, जो एक कांग्रेस के नेता थे लेकिन बहुत राष्ट्रभक्त थे। उनको शायद आपको पता होगा कि 2008 या 9 में उनको भारत रत्न से भी अवार्ड दिया गया था। तो ये इस प्रकार से जो जन जागृति है, पब्लिक एजुकेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक संस्था में देशभक्त लोग होते हैं जो समझ जाते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो अगर हमारी देश की रक्षा को हमने अगर इकट्ठा करना है तो हर एक इंडियन को इसमें शामिल करना पड़ेगा, जिससे हमारा देश जो है वो एक मजबूत देश बनेगा। अभी मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में जब उस समय एक इंडिपेंडेंस के पहले एक विचार था कि शेख अब्दुल्ला बहुत ही नेशनलिस्ट है, उनको वहां का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर ने बोला था कि बिल्कुल नहीं, उनकी जो टेंडेंसीज है वो एंटी नेशनल है। उस समय बोला था कि जब शेख अब्दुल्ला वाज सपोज्ड टू बी द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कश्मीर, उनकी जो संस्था थी उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो और इसका जो उनकी जो ये असेसमेंट थी शेख अब्दुल्ला के बारे में, इसको समझने में सरकार को कितना समय लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 के अंदर शेख अब्दुल्ला को पहली बार जेल में डाला और उसके बाद वो जेल में जाते ही रहे। तो बिल्कुल 5-6 साल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो बहुत शांतता प्रिय थे, वो कश्मीर के निवासी थे, पंडित थे, उसको बहुत अच्छा जानते थे, 6 साल में वो समझ गए कि शेख अब्दुल्ला की जो जगह है वो जेल के अंदर है। और ये स्वतंत्र वीर सावरकर ने कब कहा था? काफी साल पहले। तो जो देश के जो दुश्मन होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं, उनको कैसे समझना चाहिए, ये एक अपने आप एक बहुत ही आर्ट है। काफी बार लगता है कि आपके दुश्मन है कि नहीं, तो ये समझ में आना चाहिए कि दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है। मैं इसके बाद जो आपकी बात करूंगा
वो इंडिपेंडेंस के बाद की बात करूंगा, या इसके पहले थोड़ी सी मैं 47 के वॉर की बात करता हूं, जब 47 की जो हमारी लीडरशिप थी, जनरल थिमैया वगैरह, इन्होंने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया। 65-71 में 71 पे जो हमारे ग्रेटेस्ट जो हीरो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, आपको पता होगा कि दूसरे महायुद्ध में वो बर्मा फ्रंट या म्यांमार फ्रंट पे लड़े थे, जहां पे उनको 6 गोलियां लगी थी, और तभी उन्होंने क्या बोला था, वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो स्वतंत्र भारत के सबसे सक्सेसफुल लीडर रहे, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनके बारे में कभी बाद में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सेनानी जिन्होंने उस लड़ाई में वो लड़े, उनका जो युद्ध अभ्यास था, युद्ध अनुभव था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज चाइना के पास मॉडर्न वेपन्स जरूर है, लेकिन उनके पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। इसलिए जब उन्होंने थोड़ा सा युद्ध करने की कोशिश की गलवान लड़ाई के अंदर, तो उनकी पिटाई हो गई 16 बिहार या और कर्नल बाबू के इससे। और आज ही हम कर्नल बाबू की जो वीर पत्नी है मिसेस बाबू, उनको आपको पता है कि 2020 और 2021 का जो हाईएस्ट गैलेट्री अवार्ड है वो महावीर चक्र कर्नल बाबू कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार को दिया गया है। ये हाईएस्ट अवार्ड है, तो आज ही वो दे रहे, जिस स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के साथ में जुड़ा हुआ हूं। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि शस्त्र और उसके पीछे वाला सैनिक, हमारे सैनिक और उनका लड़ने का अनुभव इतना अच्छा था कि चाइना ने जो अपने मार्शल आर्ट वाले सोल्जर्स को वहां पे वो लेके आए थे, क्योंकि वहां पे शस्त्र का तो इस्तेमाल नहीं हुआ था। वो जो लड़ाई थी वो गलवान की स्टोन एज की लड़ाई थी, वहां पे काठिया, लाठिया, बार्ब वायर, पत्थर, रॉक्स, इसके तरफ से वो लड़ाई हो गई। और इसके अंदर इंडियन सोल्जर ने चाइनीज सोल्जर की पिटाई की, और पहली बार चाइना के हिस्ट्री के अंदर चाइना का ब्लड शेड हो गया। 1978 में वियतनाम के साथ पहली बार वो लड़े थे, उसके बाद उनको लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। तो सावरकर के पास फिर से वापस आने में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग लेना एक बात है, लेकिन युद्ध का जो अभ्यास होता है, अनुभव होता है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आप समझ जाओगे। अभी मैं क्विकली आ जाता हूँ हिंदी चीनी भाई भाई नाम का जो एक कुछ ये शुरू हो गया था, एक पंचशील का भूत हमारे कुछ लोगों के दिल में चला गया था। पंचशील, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो सावरकर जी ने बताया था कि अगर एक टाइगर, यानी कि वाघ, हिंदी में वाघ ही बोलेंगे, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर सी हो जाएगी, और एक बकरी अगर दोनों साथ में बैठ जाए तो क्या वो सहजीवन जी सकते हैं क्या? जब वो बकरी तो पेट पे चली जाती है टाइगर के, फिर उसके बाद सहजीवन जरूर हो सकता है। तो ये जो पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस है वो इक्वल्स के बीच में हो सकता है। वीक नेशन, एक नेशन वीक है और एक स्ट्रांग है, तो इसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। उन्होंने बोला था कि जो हमारे पंचशील है उसके जो 5 तत्व कौन से होने चाहिए। पंचशील क्या है आपको पता होगा कि, लेकिन सावरकर के इसमें दिल में जो था पंचशील, यानी कि तोहफे, पंचशील का पहला, दूसरा है बंदूकें, तीसरा है विमाने, चौथा है हेलीकॉप्टर्स, पांचवा है अपने बैटलशिप्स। पंचशील के जो 5 शील है वो सावरकर के हिसाब से ये थे कि शस्त्र। सावरकर का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के और मेरे रेजिमेंट के हीरो है, देश के भी हीरो है वो, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के हमारी हर एक कार्रवाई शुरू करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, और उनकी एक ही पॉलिसी थी जो दिखाई जाती थी उनके शस्त्र के साथ। देश की शस्त्र के साथ जो पॉलिसी थी वो सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई थी। आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, और अगर आपके देश की रक्षा ठीक तरह से आप नहीं कर पाते हो तो आपके देश के ऊपर बहुत सारे संकटें आएगी, ये उनका कहने का मतलब था। इसलिए देश की सुरक्षा ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज वो हमेशा वो देते रहते थे। डिफेंस पॉलिसी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बोला कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होना चाहिए, परराष्ट्र धोरण के बारे में काफ़ी कुछ बोला। वो एक ऐसे सेनानी थे कि जिन्होंने बोला कि देश की सीमा पहले निश्चित होनी चाहिए। अगर इफ द बाउंड्री इज नॉट बीन फाइनलाइज्ड, उसके ऊपर बाद में लड़ाई हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि चाइना का एक कारण है, चाइना बोलता है कि भैया हमारी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, इसलिए लड़ाई हम करते रहेंगे आगे कुछ साल। तो ये जो सीमा विवाद, सीमा को निश्चित करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था व्हेन द होल वर्ल्ड इज एग्रेसिव यू शुड बी एग्रेसिव।
क्योंकि वर्ल्ड इज अनजस्ट, यू शुड बी अनजस्ट। देखो, अगर कोई एक टाइगर है, उसके सामने आप एक नैवेद्य लेके जाते हो, नैवेद्य में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मोदक वगैरह हमारे मराठा रेजिमेंट में होता है, तो वो मोदक को खाएगा या आपको खाएगा? तो ये जो नैवेद्य देना, ये इस प्रकार की पूजा करना, ये स्ट्रॉन्ग नेशंस को समझ में नहीं आता। खास तो चाइना जैसा देश है, उसे टिट फॉर टैट यही पॉलिसी जो है वो समझ में आती है, जिसके बारे में उल्लेख सावरकर जी ने बहुत साल पहले ही किया था। और उनका ये कहना था कि अगर आपने देश की रक्षा करनी है तो डिफेंसिव तरीके से आप कभी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। जनरल दुष्यंत के साथ हमारी लास्ट एक डिस्कशन हो गई थी ग्रे वॉर जोन के अंदर, कि हमारे एक साइबर सिस्टम के ऊपर हमला हो गया था और मुंबई की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो 12 घंटे के लिए बंद पड़ गई थी। तो हमारे जो लोग हैं उसको, हमारी सिस्टम को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारी क्रिटिकल सिस्टम है, इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। लेकिन प्रोटेक्शन करने के लिए उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या इस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक हम चाइना के ऊपर, उनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर कर सकते हैं क्या? चलो वो विषय अलग हो जाएगा। 1962 के वॉर के बारे में उनको बहुत ही दुख लगा था कि ये कैसे हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 62 का वॉर जो था वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हारी थी, भारतीय सेना का उसमें पराभव नहीं हुआ था। मैं ये एक बार आपको क्लियर करना चाहूंगा कि उस समय हमारी 4 लाख भारतीय सेना थी उस समय, 1962 अक्टूबर 20 तारीख को जब लड़ाई शुरू हो गई थी। और इस युद्ध के अंदर सिर्फ एक डिवीजन यानी कि 20,000 सैनिक लड़े अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और एक ब्रिगेड यानी कि 3,500 से 4,000 सैनिक लड़े लद्दाख के अंदर। यानी कि एक 25 से 30,000 सैनिक लड़ाई लड़े, जिसका मैथमेटिक्स ठीक होगा वो उसकी कैलकुलेशन कर ले। सेना की ताकत है 4 लाख, लड़े सैनिक 30,000। इंडियन नेवी उसमें लड़ी ही नहीं, जो इंडियन एयरफोर्स है वो लड़ी ही नहीं। तो जब तक लास्ट वाला सोल्जर मारा नहीं जाता है, जब तक लास्ट वाली गोली फायर नहीं हो जाती है, तब तक सेना ने लड़ाई हारी ये नहीं माना जा सकता। ये लड़ाई हार गई। हमारी पॉलिटिकल नेतृत्व जो है वो उस समय अपने दिल के अंदर, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा, 61 के अंदर जो हमारे सेनानी थे जनरल थिमैया, वो हमारे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडरशिप के पास गए थे बोलने के लिए कि सर मैं आपको हमारी देश की डिफेंसिव पॉलिसी क्या है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। तो उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने जोर से बोला कि हमारे देश, वी डोंट रिक्वायर डिफेंस पॉलिसी, वी डोंट रिक्वायर आर्मी, द पुलिस आर गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, there will be no war between India and China, and in the most unlikely event of there being one, I am capable of fighting it alone at a diplomatic level. महाभारत में भगवान कृष्ण थे, वो 7 अक्षौणी सैन्य के इक्वल थे, इसलिए पांडवों ने उनको अपने साथ में ले लिया था। तो वैसे कुछ ये हो गया था कि मैं अकेला चाइना के साथ लड़ सकता हूँ, सेना की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का ये जो भ्रम था, पंचशील है या को एग्जिस्टेंस है, तिब्बत जब ये हुआ तभी बातचीत है। उसी समय सावरकर जी ने बोला था कि आपने रक्षा करनी चाहिए नेपाल की, आपने रक्षा करनी चाहिए भूटान की, आपने रक्षा करनी चाहिए तिब्बत की, क्योंकि अगर आप उनकी रक्षा नहीं करते हैं तो ये जो आज बफर स्टेट है चाइना आपकी सीमा के ऊपर पहुंच जाएगा और आपको जो प्रॉब्लम्स है आपकी और शुरू हो जाएगी। मैं मेरे ख्याल से अगले 2-3 मिनट के अंदर रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक तरीका होता है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि जब आप चाहते कि स्पीकर की बातचीत बंद करना हो तो उसको सीधा म्यूट कर दीजिए और उसका वीडियो को बंद कर दीजिए, वो अपने आप ही चुप हो जाता है। खैर, तो वो इस प्रकार की कार्रवाई आपने करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगले 3-4 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं। और मैं सावरकर इंटरनल एनिमीज, देश के अंदर के शत्रु, इसके ऊपर बोले तो ये आज का दिन ये पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं अभी उनके 1-2 पॉइंट ही बोलना चाहूंगा कि सावरकर एक स्ट्रेटेजिस्ट थिंकर थे, वो एक युद्ध तज्ञ थे। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी थी। इसके सिवाय उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने एक, अगर हमारे पास ताकत है तो हम हमारी जो ओपिनियन है वहां पे डाल सकते हैं। अगर आप केवल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। आज की हालत क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन,
ये कभी चाइना के खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि चाइना ने उसको खरीद लिया है। महाराष्ट्र इसलिए कि सावरकर एक पोएट थे, सावरकर एक राइटर थे, तो उनको एक महाराष्ट्र में एक साहित्य सम्मेलन हुआ था। तो साहित्य सम्मेलन में स्वातंत्रवीर सावरकर को बातचीत करने के लिए उनको बुलाया था। तो सावरकर जब इस सम्मेलन में गए तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि आज साहित्य सम्मेलन में आपके हाथ में जो पेन है, आपके हाथ में जो लेखनी है जिससे आप लिखते हो, वो उठा के फेंक दो और आपके हाथ में आप शस्त्र लो। यानी कि किसी शादी को आप अटेंड करने के लिए जाते हो और वहां पे आप बातचीत करना शुरू करो कि शादी मत करो, आप समर्थ रामदास जैसे वहां से भाग के जाके फिलोसफी के ऊपर जाओ। लेकिन साहित्य सम्मेलन को इतना बड़ा धक्का पहुंचा कि भैया ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ में आपका सबसे बड़ा जो लेखनी है, जो आपका राइटिंग का जो ये है, वो है आपका शस्त्र। ये इस प्रकार से उनकी सोच विचार थी और इसके बारे में वो इतनी ज्यादा बात करते थे। अभी मैं मेरे लास्ट मुद्दे के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे सावरकर साहब के ऊपर बोलना है तो पूरा दिन खत्म नहीं होगा और इतने सारे लोग हैं। तो मैं कि सावरकर जी की आज के इसमें रेलेवेंस क्या है। सावरकर अपने दुश्मनों को पहचानते थे। आज युद्ध शास्त्र जो है बदली हो रहा है। हम बात कर रहे थे उस दिन ग्रे जोन वॉरफेयर की, हाइब्रिड वॉरफेयर की। तो आज ये बायोलॉजिकल वॉर है, लीगल वॉर है, डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर है, उसके बाद आर्थिक वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है। वॉर के अलग अलग तरीके हैं और ये वॉर आपके मोबाइल में घुसा है, ये वॉर आपके लैपटॉप पे घुसा हुआ है। तो आज अगर सावरकर जिंदा होते तो इसका वो किस प्रकार से मुकाबला करते, ये समझना आज इम्पोर्टेंट है। सावरकर एक वो उनकी जो देखने की जो तरीका था, वो एक शास्त्रज्ञ का था, एक साइंटिस्ट का था। टेक्नोलॉजी या तंत्रज्ञान को वो बहुत ही चाहने वाले थे। उन्होंने तंत्रज्ञान के ऊपर काफी बातचीत की हुई है। और आज जिसके ऊपर जिसे हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल करते हुए हमारे देश को ऊपर तकलीफ देने की हमें कोशिश करता है। भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, इनका स्टेटमेंट है, विथ फ्यू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी चाइना इज ट्राइंग टू बुलडोज इंडिया। ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहे हैं और वो सीडीएस अगर वो बोलते हैं तो शायद वो जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज इम्पोर्टेंट ये है कि उनके विचार आज उसे हम किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपका एनिमी को जानो, आप युद्ध के जो प्रकार बदली हो रहे हैं उसके जानो, उससे प्रत्युत्तर किस प्रकार से देना है उसे आप जानो। इतना ही नहीं तो आज एक देश में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या इस देश में अच्छे दिन आने वाले हैं क्या। अरे भैया, अच्छे दिन तो हमने ही लाने हैं और कौन लाने वाला है। आज की जो लड़ाई है इसमें एवरेज इंडियन जो है, एक देशभक्त देश प्रेमी जो नागरिक है, ये एक सोल्जर है। वो कोरोना वॉरफेयर की लड़ाई हो या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई हो या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की लड़ाई हो, आज हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है कि इस देश को भविष्य नहीं है, इस देश की सेना लड़ाई नहीं कर सकती, चाइना की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी है कि चाइना के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा, देश के ऊपर भरोसा रखो, देश की सेना के ऊपर भरोसा रखो, अरे संदीप, अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि हम सब काफी जो आज के हालात में भी देश की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, ये जो मेरा लास्ट मैसेज होगा, इसके बाद मैं मेरी जो बातचीत है ये खत्म करना चाहूंगा, वो ये एक है कि केवल भारत माता की जय बोलने से, स्वतंत्रवीर सावरकर की जय बोलने से बातचीत ये बात पूरी नहीं होगी। आज जरूरत है कृतिशील नागरिक की, जो नागरिक कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास गलत चीज आ जाती है, फॉरवर्ड पोस्ट ये सोशल मीडिया पे आती है, उसे फॉरवर्ड मत करो। देश के खिलाफ जो होता है उसे ब्लॉक कर दो। ज्यादा देश के खिलाफ है तो उसके लिंक साइबर पुलिस के पास भेजो। चाइना की जो चीजें हमारे देश में उन्होंने हमारे पे आर्थिक आक्रमण किया है उसे बॉयकॉट करो, मेक इन इंडिया में हिस्सा लो। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हर एक देशवासी जिस फील्ड में काम कर रहा है, अगर उसने दुनिया का सबसे बेहतर
खिलाड़ी वहां पे होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी है तो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनो। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अर्जुन को मानते थे महाभारत में। अगर आप शिक्षक है, मैं काफी सारे प्रोफेसर्स को देख रहा हूं यहाँ पे, तो आप द्रोणाचार्य बनो कि जो इस प्रकार की विद्यार्थी पैदा करे कि जो वर्ल्ड बीटर्स है। अगर आप साइंटिस्ट है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की पिटाई करनी चाहिए। अब्दुल कलाम आजाद का सपना था, आज आपको पता है कि 30% साइंटिस्ट नासा में, जो दुनिया की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है तंत्रज्ञान की, वो इंडियंस है। आज जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उसके जो सीईओज है, गूगल के पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के वगैरह, ये इंडियंस है। तो इंडियंस भारत के बाहर जाके वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्री वाटर चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई कुबेर का खजाना है, ये बस आप बोलो कि क्या चाहिए और आपको इमीडिएटली आरटीजी ट्रांसफर हो जाएगी आपके अकाउंट में। बिल्कुल नहीं। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ ये पूछो। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स है तो वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स बनो। अगर आप फार्मर्स है तो वर्ल्ड क्लास फार्मर बनो। जिसी भी फील्ड के अंदर है आप वर्ल्ड क्लास बनो। इसका कारण क्या है? हमारी देश की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी देश की सुरक्षा स्वतंत्रता बन जाएगी। आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना 15 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। तो देश को हर एक फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। तो स्वतंत्र वीर सावरकर जो उन्होंने 100 साल पहले जो कहा था, आज भी बहुत रेलेवेंट है। मुझे भरोसा है कि उनकी जो टीचिंग है, इसके हम डे टू डे लाइफ में इसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करने में हमारा जो काम है ये निभाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबके सामने मेरी बातचीत मुझे करने का मौका दिया। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद ब्रिगेडियर महाजन जी। अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना इतना बढ़िया उद्बोधन किया, हम सभी को ज्ञान प्रदान किया और उनका जो रेलेवेंस है आज राष्ट्रीय सुरक्षा में, उसके बारे में जानकारी दी।